टू द पॉइंट के खुसूसी शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची से हमारा खुसूसी शो है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज एक कामयाब जलसा किया है कराची के अंदर और गुफ्तगू करते हैं। मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले अहम सवाल, कितना बड़ा क्राउड था आज? भाई अब ये वाले सवाल अब आप खुद देखो जानो, हमने जितना करना अच्छा चलिए ये बताइए। अब इन चीजों से हम बाहर आ गए हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल नहीं है ये वाला कितने लोग थे, देखो अपनी आंखों से देखो कितने लोग थे। बहुत आप देख सकते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को, उनके तमाम जो चाहने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, पार्टी के रहनुमा हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं इस वक्त। अच्छा मुस्तफ़ा साहब ये बताइए, 30 दिन का अल्टीमेटम आपने दिया है, 30 दिन के बाद क्या होगा? 30 दिन के बाद बताऊंगा क्या होगा। और ये जो आपने डिमांड्स रखी हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट से हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हैं, किस गवर्नमेंट से हैं? ज्यादातर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। पीने का पानी चाहिए, आज से हो सकती है, सीवरेज का निज़ाम चाहिए, डिपार्टमेंट्स वापस चाहिए, KDA वापस चाहिए, KMC वापस चाहिए, ये सारे इदारे वापस चाहिए, सब ये जो ले रखा है वो मास्टर प्लान वापस चाहिए, SBCA वापस चाहिए, वाटर बोर्ड वापस चाहिए, कचरे का डिपार्टमेंट वापस चाहिए, सिटी गवर्नमेंट को चाहिए वापस। CPEC के मंसूबे को भी आज आपने कहा कि उससे भी ज्यादा यहाँ पे 300 CPEC के मंसूबे भी आएंगे लेकिन वो जाया हो जाएंगे, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि 2.5 करोड़ लोग आपके स्कूलों से बाहर हैं, 3.5 लाख बच्चे आपके जो भूख से मर रहे हैं, खा जाएंगे ना सारे, ये सारी इकोनॉमी खा जाएंगे, ये मुराद है मेरी। और इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक को भी आज आपने तनकीद का निशाना बनाया। तनकीद नहीं, मैंने डिमांड की है 62 अरब रुपए, मेरी बात नहीं है, 62 अरब रुपए पावर एंड जनरेशन डिपार्टमेंट ने लिखा है, 62 अरब रुपए एक्स्ट्रा बिलिंग ली है, डकैती की है इन्होंने और कराची के लोगों पे, तो वापस करें पैसे, नंबर 1। दूसरे ये कि 2000 मेगावाट कराची में कैनप पे बनाने जा रहे हैं, बन रहा है, और 1300 मेगावाट जो है वो कराची में पोर्ट कासिम में बन रहा है, 1 मेगावाट कराची के लिए नहीं है। व्हाट इज दिस? मर्दमशुमारी तो होने जा रही है, लेकिन फिर भी आपने डिमांड रखी? नहीं, हमने डिमांड रखी है कि भाई आप डर क्यों रहे मर्दमशुमारी से? जो रियासत मर्दमशुमारी पर डर रही हो, क्या इंटेंशन है उसकी? ईमानदारी से मर्दमशुमारी कराएं। आखिरी सवाल ये बताइए, कैडेट कॉलेज के हवाले से आपने कहा कि 4 कैडेट कॉलेज यहाँ बनने चाहिए और 2 कैडेट कॉलेज हैदराबाद में होने चाहिए, इसके क्या इससे नताइज आप ताकि जो वो ये जो भटके हुए लोग हैं, ये जो नौजवान, उनको रास्ता मिले, जाएं इदारों में जाएं, कॉलेज तालीम हासिल करें और फिर जो पाकिस्तान की दिफा का हिस्सा बने। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और बड़े मुश्किल से उनसे गुफ्तगू हो पा रही है क्योंकि उनके कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद, उनके लीडर्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। अपनी आज की इस तकरीर के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मजमा इस वक्त मौजूद है वो कितना है, मैं उसके हवाले से फिगर देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अभी भी लोग, जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब अब स्टेज से उतर चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी आखिरी झलक देखने के लिए, एक सेल्फी खींचने के लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब अब से कुछ देर पहले स्टेज से उतरे, लेकिन क्राउड इस वक्त उनके करीब आने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको इस सिलसिले में ये भी बता दूं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को 48 घंटे पहले इस सिलसिले में एक अल्टीमेटम भी दिया गया था, वार्निंग थ्रेट बताई गई थी कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि आप अपनी जान के हवाले से हिफाजती इंतजाम जितने कर सकते हैं वो जरूर करें। लेकिन इस क्राउड को देखते हुए आज जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इनसे एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अगर तुम आना चाहते हो तो अपने माँ बाप के कदमों में बैठो, उनकी दुआएं लो, अगर उनकी दुआएं किसी तरह ले सकते हो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब डर का वक्त ख़त्म हो चुका है और जितनी तादाद में लोग आज यहाँ पर आए हैं उससे लगता भी यही है कि अब लोगों में वो जो खौफ और हिरास होता था, जो पहले ये बात होती थी कि शायद वहाँ पे कोई दहशतगर्दी ना हो जाए या वहाँ पे कोई ऐसी वारदात ना हो जाए जिसकी वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटी कराची में नहीं हो सकती थी, आज इस क्राउड को देख के तो इस तरह लगता है कि कम से कम वो डर की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। देखने की बात अब ये है कि ये सपोर्टर जब इलेक्शन होते हैं 2018 के तो वोटर में तब्दील होता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत बड़े जलसे हुआ करते थे, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई तो वोट तो मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उतने वोट नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। प्रोग्राम में आगे चल के अनीस कायम खानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, रजा रून साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और क्राउड के अंदर इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग इस वक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बलोचिस्तान, ये पाक सरजमीन पार्टी का ये कहना है कि बलोचिस्तान हो, सूबा सिंध, अंदरून सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, तमाम सूबों से लोग आज इस जलसे में शरीक हुए हैं। जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब से कुछ देर पहले हमसे गुफ्तगू करने के बाद यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक कार्निवल का समा देखा जा सकता है, लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं
जश्न मना रहे हैं, चाहे ये जश्न अमन का है, चाहे ये जश्न दोस्ती का है, चाहे सुकून का है कि कराची में सुकून एक बार फिर लौट आया है। ये कहना मुश्किल है, ये हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अक्सर देखा गया जलसे तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इलेक्शन डे वाले दिन ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है कि लोग वोट देने से कतराते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो जलसा करना था, उस जो अब से कुछ हफ्ते पहले ये जलसा हुआ, उसके बाद ये आज पाक ज़मीन पार्टी का एक बहुत बड़ा टेस्ट था। इसकी वजह ये कि 3 मार्च को जब पाक ज़मीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ पर आए, उसके बाद उन्होंने कराची में एक जलसा किया, उसके बाद हैदराबाद में एक जलसा किया, और अब एक बार फिर ये शो करने की कोशिश की कि तिब्बत सेंटर के ऊपर देखते हैं कितना बड़ा क्राउड यहाँ पर इकट्ठा होता है। क्राउड फिगर देखकर कराची के अवाम ही बेहतर जान सकते हैं कि ये क्राउड अच्छा था या बुरा, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि कम से कम एक अच्छा शो कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा भी कोई जमात करने में कामयाब हो गई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ अनीस कायम खानी साहब मौजूद होंगे और चंद अहम सवालात उनके सामने भी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अनीस कायम खानी साहब, पाक ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा, करता धरता, वो मेरे साथ अब मौजूद हैं। हैदराबाद के बाद अब कराची, ये पड़ाव यहाँ तक कैसे पहुँचा है और अब तक पाक ज़मीन पार्टी ने 3 मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ था। अनीस कायम खानी साहब, नेटवर्किंग सारी इनके पास होती है, कारकुनान को लेकर आना, कोई भी जलसा अगर उसे सक्सेसफुल बनाना है, उसे मुनक्किद करना है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर भी अपना रोल अदा करते थे। आज के जलसे का अगर क्रेडिट देना है या इस हवाले से अगर उन्हें क्रिटिसाइज़ करना है, अनीस कायम खानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत। अनीस साहब, 3 मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ, 10 महीने तकरीबन हो चुके हैं, ये सिलसिला अब यहाँ तक पहुँचा है। कराची में अब आपका ये दूसरा बड़ा जलसा होने जा रहा है। किस तरह देखते हैं अब तक पाक ज़मीन पार्टी की जो मंजिलें हैं वो किस तरह तय पा रही हैं? मंसूर भाई, पाकिस्तान की कोई तारीख में 70 साल तारीख में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे दिखा दें जिसने 10 महीने में 3 बड़े जलसे किए हों। 24 अप्रैल को पक्का किला हैदराबाद में, और अब आज हम करने जा रहे हैं। और दीगर जो छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग, छोटे जलसे, कन्वेंशन मेरे अलग है। पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद पाक ज़मीन पार्टी है जिसको इतना भरपूर अवामी तायद मिल रही है। इसकी रीज़न ये है कि पाक ज़मीन पार्टी बुनियादी मसाइल पे बात करिए। आज का मेरा जलसा किस बात पर है? मैं कह रहा हूँ मुस्तफ़ा कमाल को मुझे सुनना है, पाक ज़मीन को ना नहीं। लोग कहते हैं लीडरों को सुनना है, मैं कहता हूँ कराची वालों को, सिंध वालों को, पाकिस्तान वालों को कि अपनी बुनियादी वसूल। ये कराची शहर सड़क के टूटी पड़ी है मंसूर, पानी मिल नहीं रहा कराची वालों को, गटर उबल रहे हैं, कचरे का ढेर बना हुआ है। वो मेयर साहब कहते हैं जनाब हमारा इसमें क्या कसूर है, हमें पैसे नहीं मिलते, हमसे सारे राइट्स ले लिए गए, हमारे सारे इख्तियारात ले लिए गए, हम इसमें क्या कर सकते हैं? इस्तीफा दे सकते हैं आदमी। आप मैंडेट लेकर आए थे, अगर आपको पावर नहीं मिल रही, आप आवाम के पास है और इस्तीफा दो। इसके ऊपर वो ये कहते हैं कि जनाब मैदान के बीच में खड़े होकर लड़ना ज़्यादा बेहतर है, मैदान से बाहर जाएंगे तो पूरा मैदान ही अगले को दे देंगे। देखो मंसूर, उन्होंने जब मंशूर पेश किया था, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि इसी इलेक्शन के तहत, उन्हें पता था उनके पास इख्तियार नहीं है। उस वक्त उन्होंने इतने बड़े बड़े बंडल दिखाए कि हमारे पास ये तरीक़ेकार है, हमारे पास ये तरीक़ेकार है। राय फरार इख्तियार ना करें, सच बोले अवाम को, सच के बीच में आए, या तो अपने इख्तियारात के लिए जद्दोजहद करें या इस्तीफा दे दें। अच्छा, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा कारकुनान की नेटवर्किंग के हवाले से आता हूँ, ये बताइए जो सिलसिला 3 मार्च के बाद तकरीबन 2 महीने 3 महीने तक चलता रहा, कारकुनान और इसके साथ साथ बड़े बड़े लीडर्स MQM के आते रहे, लेकिन उसके बाद अब ये सिलसिला कुछ हद तक रुक गया है। ये रुक गया है, ये दोबारा शुरू होगा, इलेक्शन के पास जाके शुरू होगा, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? पहले बात तो मेरे पास लाखों लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हैदराबाद में भी लाखों लोग आए, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले, और इंशाल्लाह अब 1-1 2-2 लोग नहीं आएंगे, पूरी बारात आएगी इंशाल्लाह, जल्दी आप देखेंगे। तो क्या मुश्किलात का क्या सामना करना पड़ रहा है? लोग आके क्या कहते हैं जिनका ताल्लुक MQM से होता है, जब वो आके आपसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं? आके कोई डिमांड रखते हैं, कोई मुतालबा रखते हैं? नहीं, कोई मुतालबा नहीं रखते। अभी पिछले दिनों मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 250 से ज़्यादा MQM के उहदेदार मेरे पास आए। सिर्फ MNA-MPS का मसला है, इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे जून के बाद, ये जून से पहले यहाँ होंगे इंशाल्लाह बहुत सारे लोग। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, 2016 का जो साल है वो कराची की सियासत के हवाले से बड़ी तब्दीली लेकर आया। आप लोगों की एंट्री हुई, इसके साथ साथ जमात इस्लामी का कुछ हद तक ग्राफ हमें कम होता नज़र आया। MQM बज़ाहिरन, आप तो वैसे से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन बज़ाहिरन लगता है कि लंदन और पाकिस्तान में बट के रह गई है। ये कराची की ये सियासत, कुछ तजियाकार ये कहते हैं 2018 के इंतखाबात बड़े फ्रैक्चर्ड किस्म के होंगे, कोई सियासी जमात जो है वो यहाँ पे सबकत हासिल करने में नाकाम रहे। देखिए, मैं तो कोई उस तरह का सियासतदान नहीं हूँ कि मैं डेफिनेट में PSP से मेरा ताल्लुक है, PSP बात, लेकिन कोई तो क्राइटेरिया होगा। ज़मनी इलेक्शन में आप 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं ले पा रहे हैं,
आप एक सीट हार चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला 2018 का इलेक्शन पीएसपी का होगा, इनकी जमानतें जब्त होंगी। ये कराची वालों को पागल नहीं समझे कि 30 साल तक आप कुछ ना करें तो आपसे इश्क किए जाए। नहीं, कराची वाले शऊर के साथ हैं, इनके साथ हैं, दानिश के साथ हैं। ये इंशाअल्लाह पीएसपी को वोट देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, क्योंकि आप अल्ताफ़ हुसैन साहब को बहुत पुराना आपका उनके साथ है, 2018 के इंतखाबात में आपकी नज़र में अल्ताफ़ हुसैन साहब और MQM पाकिस्तान के दरमियान क्या एक बार फिर कोई इल्हाक होगा? क्या एक बार फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे? अल्ताफ़ हुसैन साहब की अब कराची की सियासत में कितना बड़ा रोल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या रहेगा? मेरे सारे इख्तिलाफात अपने हैं, लेकिन मैं समझता हूँ MQM अल्ताफ़ साहब की है, अल्ताफ़ साहब की थी और अल्ताफ़ साहब की रहेगी। वो एक ही MQM है। फारूक सत्तार साहब कितना ही कहते हैं। चले, मैं आज आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, क्या मेरी आज पार्टी का जलसा हो रहा है, यहाँ तो मुस्तफ़ा कमाल का नारा लग रहा है, मुस्तफ़ा कमाल पे तराने बन रहे हैं, तो MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार पे तराने क्यों नहीं बना लेती? फारूक सत्तार साहब के नारे क्यों नहीं लगा ले? MQM एक ही थी और एक ही रहेगी। मैं ये समझता हूँ उसको भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन MQM पाकिस्तान को मैं नहीं तस्लीम करता। फारूक सत्तार साहब ने चलें जो भी किया है, अगर उनके नाम के नारे नहीं लग रहे, वो ये कहते हैं कि उन्होंने तो खुद एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि जनाब मैं तो खुद यहाँ पे 4 साल के लिए आया हूँ, 4 साल के बाद कोई नया लीडर आ जाए, मैं चाहता नहीं हूँ कि एक और अल्ताफ़ हुसैन को मैं कराची की सियासत में खड़ा करूँ। नहीं, फिर तो वो जो है वो फिर 30 साल तक नारे लगाते रहे। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फिर सिराजुल हक साहब भी 4 साल के लिए आते हैं और हो सकता है हमारे यहाँ भी इसी तरह इलेक्शन होंगे। लीडर के लिए नारे लगते हैं, लीडर के लिए तराने बनते हैं, लेकिन वो उन्हें पता है कि ये तराने लगाएंगे तो जो उनके साथ लोग हैं वो असल में अल्ताफ़ साहब के साथ है, उनके साथ नहीं है। अच्छा, मैं एक बार फिर ज़रा 3 मार्च की तरफ आता हूँ। 3 मार्च जब आप लोग आए थे, आप लोग ख़याबान शहर के ऊपर आप लोगों ने दफ्तर बनाया, उस वक्त तक लाइव थ्रेड भी मौजूद थे, कुछ खतरात भी थे, लेकिन अब हम देखते हैं आप लोग कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कारकुनान आपसे मिल रहे हैं। मैंने जलसे के अंदर भी देखा बहुत बड़ी तादाद में पाक से ज़मीन पार्टी के झंडे थामे हुए लोग यहाँ पर आए और आके पार्टिसिपेट उन्होंने किया। अब आपके ख्याल में वो डर मौजूद है अभी भी कराची की सियासत में, या वो डर अब मुकम्मल तौर पर निकल चुका है? लोग अपनी मर्जी से बगैर डर के आते हैं। जी बिल्कुल निकल चुका है। और मैंने मुस्तफ़ा कमाल ने कराची का कोई ऐसा हल्का नहीं है जहाँ पे हमने कॉर्नर मीटिंग नहीं की है, लोगों से मुलाकात नहीं की है। और आज आप देखेंगे कराची के पूरे मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं। डर बिल्कुल निकल चुका है। अब ये शहर हक परस्तों का नहीं, ये वतन परस्तों का शहर है। अनीस कायम-खानी साहब, अगर 2018 के इंतखाबात के लिए MQM तो कतई तौर पे भी कोई मेरे ख्याल में इत्तेहाद या इल्हाक नहीं हो सकता, अगर किसी सियासी जमात से आप, क्योंकि इतने सीनियर सियासतदान हैं, कराची की सियासत को समझते हैं, अगर किसी से इत्तेहाद बनना हो, किस जमात के आप अपने आप को करीब तरीन समझते? मैं सारी जमातों से इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन सबको अपना करीब समझता हूँ। इंशाल्लाह 2018 में फैसला करूँगा। बहुत शुक्रिया अनीस कायम-खानी साहब। नाज़रीन, अनीस साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, पुरएतमाद दिखाई देते हैं। वो ये समझते हैं कि पाक से ज़मीन पार्टी का जो सिलसिला, जो रास्ता, जो सफ़र 3 मार्च से शुरू हुआ था, वो सही तरीके से आगे अपनी मंजिलें तय करता हुआ जा रहा है। लेकिन जो कराची के अवाम हैं, वो अफराद जो पाक से ज़मीन पार्टी के जलसे के अंदर आज मौजूद हैं, वो क्या सोचते हैं पाक से ज़मीन पार्टी के हवाले से, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टू द पॉइंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कराची से पाक से ज़मीन पार्टी का ये जलसा, इसकी कवरेज हम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमने देखा कि 3 मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ था पाक से ज़मीन पार्टी का, वो अब करते करते यहाँ तक पहुँच गया है कि 2 जलसे कराची के अंदर, 1 जलसा हैदराबाद के अंदर, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तो इनके रहनुमा जा ही रहे हैं। लेकिन कराची की आवाम क्या सोच रही है? पाक से ज़मीन पार्टी के जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, वो जब इस जलसे में आए हैं, वो क्या सोचते हैं? उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि, और इसके साथ साथ रज़ा हारून साहब पाक से ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा रज़ा साहब, MQM के साथ बड़ा पुराना आपका साथ, और यहाँ तक अब सिलसिला आ गया है कि 2018 के इंतखाबात की अब पार्टियाँ तैयारियाँ कर रही हैं। ये जलसा भी जारी बात है, उसकी ही एक तैयारी होगा। तैयारी कैसी जा रही है? लगता है 2018 तक आपकी पार्टी जो है टफ टाइम देगी अपने अपोजिशन को, चाहे वो MQM हो, चाहे कोई और जमात हो कराची की सियासत में? मैं समझता हूँ कि हम ऑलरेडी पाकिस्तान के लेवल पर, कौमी सतह पर हर सियासी जमात को टफ टाइम दे रहे हैं। ख़ास तौर पर जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, सिंध के शहरी इलाकों में, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि हम किसको टफ टाइम दें? उन लोगों को टफ टाइम दें जिन्हें अवाम ने ऑलरेडी मुस्तरद कर दिया है PSP की सपोर्ट करके, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया इसलिए कि 30 साल से जिन महरूमियों का, जिन ग्रीवांसेस का रोना रोकर, जिन इस मजलूमियत का रोना रोकर उन्होंने सियासत करी, आज 30 साल बाद उनके नारे में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि 30 साल से उनका फेलियर है, नाअहली है, काबिलियत में कमी है कि वो अपनी किसी महरूमी को पूरा नहीं कर सकते डिस्पाइट बीइंग इन गवर्नमेंट फॉर सो मेनी टाइम्स। तो मैं समझता हूँ कि कराची के लोग अब इस बात को समझ गए हैं कि उनके साथ जो धोखा हुआ था,
और जो धोखा देने वाले थे धोखे को भी पहचान गए, धोखा देने वाले को भी पहचान। मैं अगर आप इजाज़त देंगे, जो आप बात कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पे आप ही के मेरे ख्याल में पार्टी के सपोर्टर्स हैं, मैं इनसे पूछ सकता हूँ, मैं आप लोगों से कोई बात कर सकता हूँ जी? ये रजा हारून साहब जो कह रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं, कितना जोश और खरोश से मेहंदी लगा के आए, किस तरीके से खुशी का इजहार करने। मेहंदी क्यों लगाई आप? जब हमारी पार्टी इतनी अच्छी है तो उसके लिए हम खुशी का इजहार नहीं करें। ये रजा साहब, अगर आप इधर हो जाए, ताकि रजा साहब ये फरमा रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी के आने से कराची के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, लोगों में डर खत्म हो गया, ये हकीकत है? ये हकीकत बात है। अब आपको डर नहीं लगता? कि चेन पहन के घर से निकल रहे हैं, पहले क्या होता था, कुछ पहन के नहीं निकल रहे थे, डर रहा था। पहले क्यों नहीं निकलते? अरे भाई, हमारे कितना ये कि निकलने का क्या था, गन पॉइंट पे कुछ भी किया जा सकता था। वो कौन करता था सब? वो हम जैसे इंसान में से इंसान निकले हुए थे। ये जो बात कर रहे हैं, ये अभी इन्होंने जो बात की कि अब डर नहीं लगता, आप लोगों को भी डर नहीं लगता? एक हमें बिल्कुल भी नहीं डर तोड़ लाए हम लोगों के। हमें बिल्कुल भी नहीं डर लगता। अब आप लोग आराम से बाहर अपने घर के बाहर भी वॉक कर सकते हैं, कोई किसी? जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा, पाक से ज़मीन पार्टी क्यों? इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब की तो लड़कियां वैसी बड़ी फ़ैन है, उधर क्यों नहीं जाते आप? ये मुल्क को बदलना चाहते हैं। अच्छा, ये एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी भी मौजूद है, वो है क्राइम। कराची के अंदर क्राइम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आपकी पार्टी बेशक आई है, जाहिर बात है जब इलेक्शन होंगे आपको मैंडेट अगर मिलेगा तब आप कोई चेंज ला सकेंगे, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी क्या वजह? मैं समझता हूँ कि सोशल रीज़न ज़्यादा हैं। क्रिमिनल साइड के ऊपर यकीनन क्राइम होता है, हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, वजूहात होती है। पॉलिटिकल भी हो सकती है में जो नाइंसाफ़ी है, पॉलिटिकल नहीं, मैं नहीं समझता पॉलिटिकल है, टू बी ऑनेस्ट। माशरे की नाइंसाफ़ियाँ हैं, तासुब है, मेरिट का कत्ल है, लोगों को रोज़गार ना मुहैया होना है, बहुत से माशी एलिमेंट्स होते हैं, सोशल एलिमेंट्स होते हैं, माशरती वजूहात होती हैं जो कि मजबूर करती हैं किसी फ़र्द को, ख़ासतौर पर किसी नौजवान को, कि वो क्राइम का रास्ता अपनाएं। इसीलिए ज़रूरी है कि हुकूमत और रियासत अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे। जब ये बात की जाती है तो आइन के बहुत से आर्टिकल हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ का जिक्र है, मुलाजमतों में मेरिट को बुनियाद बनाने का जिक्र है, एक आम आदमी की ज़िंदगी और जीस्त को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी रियासत पे। हम इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारा काम ये होता है कि हम क्राइम को, क्रिमिनल को हम पकड़ लें, लेकिन क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके उसकी जो वजूहात हैं, जिसमें मेजर वजह जो है वो माशी और माशरती मसाइल होते हैं। अच्छा रजा साहब, आपकी जमात का जो एक बड़ा मंशूर है या बड़ा पॉइंट है, आप बेशक मानते नहीं है लेकिन ये हकीकत है कि वो एंटी MQM वोट है। आप ये समझते हैं कि जो लोग MQM से नाराज़ हैं या तंग आ चुके हैं वो आपको वोट डालेंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की सियासत के हवाले से भी है, वो भी इसी चीज़ को कैश करने की कोशिश करती है। 2013 में भी इंतखाबात में उन्होंने यही किया था। जब आप दोनों पार्टीज की सोच एक जैसी है तो फिर आपस में इत्तेहाद या आपस में मिल के काम करने का जज्बा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहरहाल एक राय हो सकती है आपकी, और विद ड्यू रिस्पेक्ट हम उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। मेरे पास पाक सरजमीन पार्टी में एंटी MQM वोट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्शन MQM को छोड़कर नहीं आए, तो वो एक अपनी सोच रखता है, किसी वजह से उसने MQM छोड़ी, वो वजूहात जरूर बता दे, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्शन यहाँ आज आपको क्राउड में नजर आएगा जिसका कभी MQM से कोई वास्ता नहीं रहा। तो टू बी ऑनेस्ट ये रियलिटी है जिसको मैं आपके साथ करेक्ट करना चाहता था। रह गई बात तहरीक इंसाफ या दीगर लाइक माइंडेड सियासी जमातों की, हर सियासी जमात के साथ जमहूरियत में बातचीत भी होगी, बैठा भी जाएगा, नेगोशिएशंस भी की जाएंगी, लेकिन किन पॉइंट्स पर हमारा उनका इत्तेफाक होता है टेबल के ऊपर बैठकर, ये कबल अज़ वक्त है कहना। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को आपस में मिलना चाहिए, और जितने नुकात पर वो इत्तेफाक कर सकते हैं वो इत्तेफाक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक नेशनल एजेंडा बहरहाल हम सब के पास, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वतन की तरक्की की बात करते हैं, तो एक नेशनल एजेंडा पे कंसेंसस होना कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, जब अब मैं इसमें कतई तौर पे कोई गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता, लेकिन तज्जियाकार कराची की सियासत के हवाले से ये भी कहते हैं कि पाक सरजमीन पार्टी ने अगर कामयाब होना है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का कराची की सियासत से नामो निशान मिटना चाहिए, उसके बगैर ये पार्टी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। यकीन रखते हैं आप इस बात के? मैं समझता हूँ कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकारीर जारी रहें और उनके हैप्पी आवर में उनकी हैप्पी मामला चलते रहें, तो किसी दुश्मन को तो MQM के खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये तो मेरे ख्याल में काउंटर आर्गूमेंट है। लोग ऐसी बात करते हैं, नहीं, डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर हर लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी के पास ये राइट होना चाहिए
कि वो अपनी मैसेज की प्रोपेगेशन करे, अवाम के पास जाए, फिर ये अवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि अवाम किसको वोट देते हैं और किसको वोट नहीं देते। मैं या कोई और साथी जमात अगर इस बात पे वोट मांगती है कि जी चूँकि सामने वाला आ जाएगा इसलिए मुझे वोट दें, इट मीन्स कि हमारा कोई नज़रिया, कोई विजन है नहीं। अपने विजन, अपने मिशन और अपने मैसेज स्टेटमेंट के ज़रिए, मंशूर के ज़रिए आप आवाम को अट्रैक्ट करें और उस मंशूर के नाम पे आप वोट लें। किसी के इख्तलाफ में वोट लेना इज़ नॉट रियली, मतलब इट्स नॉट रियली यू आर गेटिंग अ डेमोक्रेटिक वोट देन। आपके आने के बाद आप आए, इसके बाद वो डॉक्टर सगीर साहब भी आए, वो सिलसिला अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब मज़ीद लोग नहीं आ रहे, आपने इनवाइट करना छोड़ दिया, लोगों ने आना छोड़ दिया। दो बातें हैं, एक तो लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सारी एमक्यूएम हमारे पास आ गई, आपने सब एमक्यूएम को ले लिया। दूसरी जानिब दूसरी सांस में कहते हैं कि लोगों ने आना छोड़ दिया। नहीं, ये कराची के लोग हैं, ये आज जमा होंगे यहाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, मुझसे भी ज़्यादा अहमियत। मैं भी एक फ़र्द हूँ ना, तो एक इनफरादी नाम और मकाम से ज़्यादा अहमियत इस आवाम की है। ये आवाम जिसके पीछे खड़े हो जाएंगे ना मंसूर भाई, आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, इंशाल्लाह आप भी लीडर बन जाओगे। तो ये आवाम की ताकत पर भरोसा करना जमहूरी निज़ाम में ज़्यादा ऐसन सोच होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप देखें ना, ये अगर हमने नोटेबल्स और इलेक्टेबल्स की अगर सियासत करनी है तो इसने मुल्क को 70 साल में दिया क्या है? आपके मुल्क में बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में एक भी लीडर, और मैं ये दावे से कहता हूँ एक भी लीडर पाकिस्तान के चारों सूबों की नुमाइंदगी नहीं करता। कोई एक लीडर ऐसा नहीं है जो ये खड़ा होकर कह सके कि उसकी विफाकी और कौमी सोच है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मैं बेस्ट ऑफ लक आपको इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि एक एंकर होने के नाते, वरना वैसे आप मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और मेरे बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक से ज़मीन पार्टी का ये जलसा सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, कामयाब रहा या नहीं रहा, फैसला इसका आप करेंगे और 2018 के इंतखाबात करेंगे। कराची के अंदर ही एक और वाक़या पेश आया पिछले 24 घंटे के अंदर। वकार ज़का साहब जो कि एक मशहूर और मारूफ होस्ट हैं और हैं, उनको मारा पीटा गया और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियो भी वायरल हुई और उसके बाद कई कंस्पिरेसी थ्योरीज हुई कि आखिर हुआ क्या था। मैंने वकार ज़का साहब से गुफ्तगू की है और उनका क्या वर्जन है, उनकी स्टोरी क्या है, वो क्या बताएंगे, आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टू द पॉइंट में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 24 घंटे के अंदर एक ऐसी वीडियो है जो काफ़ी वायरल हुई है और वो है एंकर, होस्ट और आपके सबके जाने पहचाने वकार ज़का साहब, उनकी एक अदद वीडियो है जिसमें उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। और उसके बाद जब वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई, बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज हुई कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, मुख्तलिफ राय उसके ऊपर दी गई, कुछ लोगों ने अपनी राय का भी उस मामले पर इजहार किया। लेकिन असल स्टोरी है क्या, यही जानने के लिए कराची में ही हम इस वक्त मौजूद हैं। वकार ज़का साहब मेरे साथ हैं। वकार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत अफसोस हुआ, हम देख सकते हैं आपके चेहरे के ऊपर भी ये निशानात हैं। आपकी साइड ऑफ द स्टोरी है क्या, ये वाकया किस तरह पेश आया? पहले तो एक्सप्रेस का शुक्रिया कि वो इस तरह सपोर्ट कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि जिस भी बंदे ने, जुनेद नाम है जिस लड़के का भी पता चला है, उसका भी मौक़िफ़ ज़रूर सुना जाए, बुलाया जाए उसे। और मैं आपको दावत देता हूँ भाई, ये मीडिया सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हर एक के लिए है। तो अगर आप सच्चे हैं और कोई गलती मैंने की है, आपको अप्रोच कर सकता है वो आराम से। शुरू इस तरह हुआ वाक़या कि एक जगह हम बैठे हुए थे कैफ़े में, और जहाँ हमेशा ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैं और काफ़ी सारे हमारे जो सोशल मीडिया की प्रोडक्शन टीम है वो वहाँ बैठती है। तो वहाँ पर वेटर्स ने ये बताया कि वहाँ ऑलरेडी 2-3 दिन से ये लड़के पूछ रहे थे आपके बारे में कि आप कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं। अच्छा, जिस तरह के हम शोज़ करते हैं या जैसे शोज़, बाज़ शोज़ होते हैं जो छापे वाले शोज़ होते हैं कि जहाँ जाके लोगों को पकड़ते हैं, या फिर ऑडिशंस के दौरान जब आप स्ट्रेस टेस्ट एक करते हैं, बहुत एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, तो बाज़ दफ़ा लोग आपके फ़ैन होते हैं और बाज़ दफ़ा आपसे लोग नफ़रत भी करते हैं। और बाज़ दफ़ा जैसे मरहूम जुनैद जमशेद साहब के साथ भी वाक़या हो गया, तो मेरी क्या औकात है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हमारे मुल्क में एक मसला ये है कि जिससे पसंद नहीं करते उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हर लेकिन वकार माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये हमारे साथ भी होता है। हम भी पॉलिटिकल शोज़ करते हैं, इख्तिलाफ राय वहाँ पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। किसी एक पार्टी की बात करें, दूसरी पार्टी को पसंद नहीं आती है तो होता है। लेकिन इस हद तक बिला वजह बार बार लोग यही एक सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि बिला वजह आपको रेस्टोरेंट के बाहर 8-10 लोग जो हैं वो बैठ के मारना शुरू कर दें। कोई बात तो होगी। अब एक थ्योरी ये है, उस पर क्लियर कीजिएगा कि आपने किसी खातून के साथ बदतमीजी की। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं बात ये बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में क्या होता है कि मर्द, बाप बेटा, भाई की तो इज़्ज़त होती नहीं है, होती इज़्ज़त सिर्फ लड़की की है। अगर लड़की का मसला थोड़ा सा भी एक्सपोज किया जाएगा ना, तो 15-20 लोग चैनल पे हम पर और मुझ पर आ जाएंगे, नहीं चलो, लड़की की गलती नज़र आ गई, ठीक है जी, हो गई।
मसला इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है और मैं बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी खातून का नाम ले लिया जाएगा अभी या बता दी जाएगा तो आधे लोग कहेंगे यार वो मैरिड है, वो आपको अगर मैसेज कर भी रही है तो क्या हो गया। मैं बात ये क्लियर करना चाहता हूं कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मीडिया में अगर कोई भी बात हम करते हैं, अगर ये एंकर है, इनको कोई अगर लड़की मैसेज करती है हाँ जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, अगर रिप्लाई नहीं करते तो हम रूड बदतमीज हो जाते हैं, हम एटीट्यूड में हो जाते हैं, अगर हम रिप्लाई कर देते हैं तो हम फ्लर्ट वाले हो जाते हैं। तो ये जो तरीका है लड़की का अप्रोच करने का, कि मुझे नहीं, हर बहुत सारे मीडिया वालों को नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर वाक़े में क्या हुआ? इसके अंदर भाई वाकया कुछ इस तरह है कि वहाँ एक लड़की बैठी हुई है और उसके पहले वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जी हमें आपके साथ स्नैपचैट करनी है, एक वीडियो लेनी है। हमने कहा ठीक है आप बना लें। कहते नहीं आप अपने मोबाइल से बनाएं। तो मैं अपने मोबाइल से स्नैपचैट करूं ताकि मेरे उसमें आ जाए। मैंने कहा यार ये तो नहीं, मैं आप जानते ही नहीं मैं आपको। और दूसरा फिर वो अपने जाके बैठ गए। उनमें से एक लड़की आके जब बैठी है तो वो लड़की वो थी जिसका नाम है दुआ जुनेजो। ठीक है, मैं फिर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के एक बात कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी लड़की की इज्जत उछालने का कोई शौक नहीं है, ना ही सिंपैथी वोट गेन कर रहा हूँ मैं यहाँ। लेकिन अब मसला क्योंकि बन गया, सवाल ही ऐसा उठ रहा है। मैंने तो नहीं कहा पहले कहीं भी कि लड़की की वजह से। दुआ जुनेजो एक खातून बैठी है सामने, उनसे मेरी अशद रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पे आके कहीं आके प्रॉपर अपोलोजाइज कर लें या बता दें, वरना बाकी चीज़ें भी आपकी इसी तरह मीडिया पे आएंगी। दुआ जुनेजो साहबा ने मैसेज कर रही थी काफ़ी दिनों से मुझे कि हाँ जी कैसे हैं आप, मिले, ये वो फलाना ढिमाका, इधर उधर, मेरा ब्रेकअप हुआ हुआ है आजकल, तो प्लीज़ आप मुझसे ना बात करें। ये एक जनरल यूथ का एक होता है। अच्छा, उसी वक्त एक और खातून है जिनका नाम है उमाइमा सुहेल, वो रहती है अमेरिका में, वो उनकी भी दोस्त है मेरी भी दोस्त है, हम तीन दोस्त हैं। ये बात होगी क्लियर। अब मैंने पहले, उसने मेरी एक वीडियो बना के उसको भेजी कि ये लड़का यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, वो वीडियो भी है हमारे पास। उसके बाद मैंने उसकी ये वीडियो बनाई कि तुम्हारे यहाँ बैठी हुई है और मेरे साथ नहीं बैठी हुई, ठीक है, बच्चों वाली बात चल रही है बिल्कुल। ये उसको भेजी, ये वीडियो 3 लोगों में सर्कुलेट हो रही है। वकार, आप माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस एंकर हैं। मुझे आपकी अब तक की गुफ्तगू से ये लगा है कि आप इन दोनों खवातीन को पहले से ही जानते थे, जिसके बाद ये हुआ। तो फिर आपको नहीं लगता कि दरअसल में कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, गलती ना सही लेकिन आपका भी कोई ना कोई पार्ट है इस पूरी चीज़ के अंदर? मैं सर सिर्फ इसमें मेरा पार्ट ये है कि जब तक हम लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं देते तो हम बदतमीज़ रूड हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हज़ारों फैंस हमें भी मैसेजेस करते हैं, लड़कियां भी होती हैं उसमें, खवातीन भी होती हैं, मैरिड भी होती हैं, अनमैरिड भी होती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम जवाब। लेकिन इसमें कोई थिन लाइन होती है ना बड़ी, के अगर आपने रिप्लाई किया तो। अब ये जो बात है, ये वीडियो मैसेज जो है, ये आपका मैसेज में उठा के आपके एक ऐसे दोस्त को भेजूँ जो आपको भी जानता है और मुझे भी जानता है, ठीक है, वो मैसेज वो आपको भेजे और आप उसे उठा के दुनिया को दिखाना शुरू कर दें, ये दिखाने के लिए कि यार वो एंकर है, देखो उसने मेरे लिए ये बात बोल के मेरी दोस्त को भेजी है। ये बात अगर झूठ निकल आए और अगर मैं और प्रूफ ना दे सकूं तो मैं ट्रायल के लिए हाजिर हूँ। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद वो जो लड़का था जो पहले से ही नाराज़ हो चुका है इस बात पे कि इसने मेरे साथ क्यों बात नहीं की, उसने मेरे चैनल के लोगों के आके सारे नाम गिनवाना शुरू किए। मैं इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, इसको फ़ोन मिलाऊँ, इसको फ़ोन मिलाऊँ, आपके साथ ये करूँ। बात ख़त्म हो गई। यहाँ बात ख़त्म हो गई, हम अपने अपने घर चले गए। वो लड़की ने आके बात की कि यार तुमने वीडियो भेजी, मैंने हाँ यार ये था, ये बात खत्म हो गई। ये वहाँ पर जो मैनेजर बैठा है उसको भी पता है सारी बात। तशद्दुद क्यों हुआ? ये खत्म होने के बाद एक वीडियो जो अभी भी मेरे पास पड़ी है वो भेजी गई कि वो लड़का इन लड़कियों को बोल रहा है कि वकार ज़का को मैं पीट के दिखाऊं। एक जर्नल जो बात होती है, उन्होंने नहीं क्या मतलब, उसने नहीं मैं पीट के दिखा। बेसिकली जिस तरह आप लोगों को डेयर करते हैं, ये आपके साथ कोई डेयर हो? आपस में एक शर्त लगाई गई और इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे ऊपर आते हैं, लेकिन 1-2 लोग आते हैं ना तो उनको हम संभाल लेते हैं। अब जब मैं बाहर आया गेट के तो सबसे पहले वहाँ पर गार्ड्स खड़े थे, कोई 10-12, और वो जो लड़का है उस लड़के ने आकर मुझसे बात ये करना शुरू की कि तुमने मेरे साथ स्नैपचैट क्यों नहीं की, तुमने मेरे साथ क्यों नहीं बात की। अब वकार ज़का बन के दिखा जो है, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या बात हो रही है ये। और उसके बाद उसने एग्रेसिवली जो भी हरकत की वो आपके सामने है। और वो बेसिकली आपका पहले फैन था, आपने उसको जब नहीं उससे गुफ्तगू की तो वो शर्त लगा के आया था। उसके किसी दोस्त को ये प्रॉब्लम थी, उसके किसी दोस्त को प्रॉब्लम थी। और जो असल बात है वो पूछने की ये कि जो वहाँ वेटर हैं वो आपको बताएंगे, ये 3 दिन से वही लड़के हर रोज़ आके पूछ रहे थे ये कितने बजे आता है, क्या करता है। और वो वेटर्स ने पहले बताया था कि जब वो उनकी गुफ्तगू सुन के आया कि भाई ये जो बात हो रही है। मैं बात को यहीं पे ख़त्म करते हुए आखिरी सवाल, अक्सर आपके शोज़ के अंदर भी आप जब अपने गेस्ट के साथ गुफ्तगू करते हैं तो कभी कभार इस तरह लगता है कि जैसे आप एक लाइन क्रॉस कर जाते हैं। ज़ाहिर बात है उस पर मुख्तलिफ राय हो सकती है, आपकी राय मुख्तलिफ हो, मेरी हो या किसी और की मुख्तलिफ राय हो। इस वाक़े के बाद उसमें कोई तब्दीली का सोच रहे हैं आप कि उसमें थोड़ा सा आपको भी सॉफ्ट होना चाहिए या वही एग्रेसिवनेस रहेगी आप? सर ये वो वाली बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब टीचर खड़ा होता है तो उसका बिहेवियर हमेशा वही होना चाहिए, सख्त जैसे होता है। अब उसको टीवी शो तक रहना चाहिए। मेरा सिर्फ जाते जाते एक छोटी सी चीज़ है कि कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रही है,
हमारे मुल्क में जो सिक्योरिटी गार्ड का कल्चर खत्म हो चुका था, बड़ी मुश्किल से कराची में खत्म हुआ था, क्या ये कल्चर दोबारा डेवलप कर देना चाहिए? क्योंकि इस वाकये में अगर ये लड़का नहीं पकड़ा जाता, और पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा है, पीपल्स पार्टी बार बार ये इनके लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि अगर आप इस केस से पीछे नहीं हटे तो फिर देखें अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा। अमान मकसूद साहब हैं, जरदारी हाउस में होते हैं, उनके 3 दफा फोन आ चुके हैं। अगर ये वकार ज़का का मसला नहीं है, ये मसला है कि सिक्योरिटी गार्ड कल्चर अगर दोबारा चल पड़ा, अगर मेरे लिए इंसाफ नहीं मिला, इस लड़के को अरेस्ट नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि आम आवाम को भी कल सिक्योरिटी गार्ड मारेंगे, पीटेंगे। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपका। नाज़रीन, वकार ज़का साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मेरा ख्याल में इसमें ना मैं जज कर सकता हूँ, ना कोई और जज कर सकता है। जो सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या इंसाफ देने वाले इदारे हैं, वही फैसला कर सकते हैं कि गलती इनकी थी। लेकिन इनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो तो कतई तौर पर उसे कोई भी ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि अगर इनको मारा गया है या तशद्दुद किया गया तो वो ठीक हुआ है, वो कतई तौर पर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कौन सा एंकर किस हद तक आगे जाता है या नहीं जाता, फैसला व्यूअर्स के हाथ में होता है, या आपने इस पे फैसला करना है कि वहां पे वो दुरुस्त है या नहीं है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।